नमस्कार साथियों, मैं नीलम राकेश द स्कूल टाइम्स के कार्यक्रम साहित्यांजलि तेरा तुझको अर्पण में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। कार्यक्रम आरंभ करने से पहले मैं द स्कूल टाइम्स के चेयरपर्सन श्री अमिताभ मोहन जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें यह मंच उपलब्ध कराया जहाँ आकर के हम हिंदी बाल साहित्य जगत में कुछ नए प्रयोग कर पा रहे हैं, एक दूसरे से जुड़ पा रहे हैं, एक दूसरे की रचना संसार के बारे में जानते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं। एक बार पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये कार्यक्रम आज का कहानी पाठ का ये कार्यक्रम ये उसकी 10वीं कड़ी है। हमारा ये कार्यक्रम प्रथम कहानी एक विज्ञान कथा जो कि देवेंद्र मेवाड़ी जी की लिखी हुई थी, उन्हीं के स्वर में सुनाई गई थी, उससे आरंभ हुआ और एक-एक कर आज ये 10वें पैदान पर आ गया है। और आज की कहानी सुनाने के लिए हमारे बीच में डॉक्टर शील कौशिक जी उपस्थित हैं और साथ में इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाने के लिए हमारे साथ में हैं सुश्री व्योमा मिश्रा जी और हमारे बाल अतिथि भी जो हमारे साथ जुड़े हैं। अनुभव राज अजमेर से हमारे साथ हैं, सृष्टि शर्मा उदयपुर से है, सृष्टि शर्मा अजमेर से है, अर्चित उदयपुर से है और अनुभव राज हमारे बीच में बिहार से। आज इस कार्यक्रम में आप सबका मुझे स्वागत करते हुए बहुत हर्ष हो रहा है। हम सबसे पहले आमंत्रित करते हैं अपने बाल अतिथियों को। अनुभव राज, अनुभव आपका इस पटल पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते मैम। अनुभव कक्षा 12वीं में पढ़ते हैं और अनुभव बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं। आज हमें अनुभव कविता सुनाएंगे भी अपनी लिखी हुई। और हमारे बीच में है सृष्टि शर्मा। सृष्टि, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पटल पर। सृष्टि अभी कक्षा 11 की छात्रा है और बहुत प्यारी कविताएं लिखती हैं। ये केवल बाल कविता नहीं लिखती है, ये बड़ों की भी कविता लिखती है। इनकी लिखी मैंने बड़ों की कविता पढ़ी और लगा ही नहीं कि ये किसी बच्चे की लिखी हुई कविता होगी, पर उतनी ही महारत से आप बाल कविताएं भी लिखती हैं। धन्यवाद और मैम। आ, ये हैं हमारे सबसे छोटे अतिथि अर्चित जैन। अर्चित अभी कक्षा 7 के छात्र हैं और इस पटल पे आप लोग इनसे परिचित भी हैं, ये कई बार आ चुके हैं और बहुत प्यारी प्यारी भोली भोली कविताएं लिखते हैं जो आज हमको ये सुनाने भी वाले हैं। और हमारे बीच में हैं व्योमा जी। सुश्री व्योमा जी हमारे साथ आज जुड़ी हैं। व्योमा जी का भी एक नमस्कार व्योमा जी, बहुत स्वागत है इस पटल पर आपका। और एक छोटा सा परिचय व्योमा जी का भी दे दें। व्योमा जी हिंदी, फ्रेंच और अंग्रेजी की जानकार हैं और अनुवाद के क्षेत्र में आपने बहुत काम किया है। काफ़ी अनुवाद आप कर चुकी हैं और हिंदी से आपको विशेष लगाव है। इसी हिंदी प्रेम के कारण आज आप हमारे बीच में हैं। और शील कौशिक जी किसी टेक्निकल कारण से अभी बाहर हो गई हैं, तब तक उनका परिचय पढ़ते हैं। इस बीच में शायद हमसे पुनः जुड़ जाएंगी। डॉक्टर शील कौशिक हरियाणा साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हैं और आप फरीदाबाद जनपद से हमारे बीच में आई हैं। शील जी का लंबा साहित्यिक करियर है, बहुत समय से वो लिख रही हैं। आपने एमएससी करने के उपरांत बीएड, एमएचएम, होमियो भी किया, एलएलबी की शिक्षा भी ग्रहण करी। स्वास्थ्य विभाग में आपने मलेरिया अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दी और अब आप स्वतंत्र लेखन कर रही हैं। हिंदी साहित्य जगत की आपने महती सेवा की है। आपकी मौलिक कृतियां 24 हैं, संपादित 6 कृतियां हैं, अनुवादित आपकी 4 कृतियां हैं और लेखिका पर भी एक पुस्तक आई है। आपकी कहानी, लघु कथा व कविता की पुस्तकों पर 3 पीएचडी हो चुकी हैं और 6 लघु शोध भी हो चुके हैं। अभी शील जी जुड़ नहीं पाई हैं, इस बीच में हम लोग स्वागत करते हैं हमारे साथ जुड़े जो अतिथि हैं।
उनका स्वागत करते हैं। दिलीप कुमार जी हमारे बीच में हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ममता की कलम से के नाम से आप जुड़ी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रकाश तातेड़ जी हमारे बीच में आ गए हैं, तातेड़ जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। अशोक गुप्ता जी अद्वैत प्रकाशन से आप जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है अशोक जी। शील जी फिलहाल नहीं जुड़ी हैं और आज हमारे बीच जो ये बच्चा है बिहार से अनुभव राज हमारे बीच जुड़े हैं और अनुभव का बहुत नेट की आज बहुत दिक्कत है, तो हम सबसे पहले अनुभव की कविता सुन लेते हैं कि उन्हें कोई दिक्कत ना हो। और स्वागत है अनुभव अनुभव यस मैम। अनुभव आप अपनी कविता हमें सुना दीजिए और 1 मिनट अनुभव आप शुरू कर दीजिएगा। शील जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बीच में नेट की वजह से बाहर हो गई थी, इस बीच में आपका परिचय दिया है और अब हम आपका बहुत स्वागत करते हैं। और हम अनुभव को आमंत्रित कर चुके हैं उनकी कविता सुनाने के लिए। आप अपना माइक बंद करिएगा शील जी। अच्छा, ममता की कलम से ये ममता श्रीवास्तव जी हमारे बीच जुड़ी हैं दिल्ली से, आपका स्वागत है ममता जी। आदरणीय हुनराज बलवानी जी भी हमारे बीच में हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पद्मा चौगांवकर दीदी और रमेश चौगांवकर सर भी हमारे बीच आ गए हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अनुभव आप अपना माइक खोल करके और अपनी कविता हमें सुनाइए। सबसे पहले सभी को शुभ संध्या, गुड इवनिंग। आज ये सुंदर कार्यक्रम में मुझे जोड़ने के लिए मैं नीला मैम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे इतने सुंदर कार्यक्रम से जुड़ा और मैं देखता रहता हूँ, मैं उनके प्रोग्राम में एक दो बार से सहभागिता रहा हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है मेरे साथी। स्वागत है बेटा। सुबह सवेरे किरणें आई मुझसे कह के जागो, सुबह सवेरे किरणें आई मुझसे कह के जागो, देर तलक न सो तुम संग समय के भागो, देर तलक न सो तुम संग समय के भागो। घर से निकला बाहर तो बादल लगा बुलाने, घर से निकला बाहर तो बादल लगा बुलाने, सूरज भी कर आँख में चोली मुझको लगा रही जाने, सूरज भी कर आँख में चोली मुझको लगा रही जाने। कलियों ने फिर पास बुलाया कंध लगी बिखराने, कलियों ने फिर पास बुलाया कंध लगी बिखराने, वह हंसकर बोली तुम भी गाँव भौरों के संगाने, हंसकर बोली तुम भी गाँव भौरों के संगाने। हवा मचल कर लिपट गई मेरे पैरों से देखो, हवा मचल कर लिपट गई मेरे पैरों से देखो, बोली चलते चलो हमेशा बढ़ते रहना सीखो, बोली चलते चलो हमेशा बढ़ते रहना सीखो। बूंदे चमचम करती आई बोली तुम भी आओ, बूंदे चमचम करती आई बोली तुम भी आओ, छोड़ो मायूसी ये सारी उठो जश्न मनाओ, छोड़ो मायूसी ये सारी उठो जश्न मनाओ। सोचू कितने सुंदर प्यारे सुंदर संगी साथी मेरे, सोचू कितने सुंदर प्यारे संगी साथी मेरे, इन्हीं के संग होते मेरे सच में सुख सवेरे, सोचू कितने सुंदर प्यारे संगी साथी मेरे, इन्हीं के संग होते मेरे सच में सुख सवेरे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा अनुभव, बहुत प्यारी रचना है आपकी, ऐसे ही लिखते रहिएगा। बहुत अच्छे से आपने सुनाया भी। और देखिए ममता श्रीवास्तव मैम बोल रही हैं कि आपने बहुत सुंदर संदेश देती हुई रचना सुनाई है, आपको बधाई। जी थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अब अपना माइक बंद रखिएगा। शील जी अब कहानी की ओर चलते हैं और तनिष मिश्रा जी हमारे बीच में हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शील जी कहानी सुनाने से पहले हमें बताइए कि आपने कब से लिखना आरंभ करा और आपकी तो एक नई कृति भी आई है, कुछ उसके बारे में भी बताइए। मैंने लगभग 2016 से लिखना शुरू किया। बाल साहित्य लिखना तो मैंने 2003 से शुरू किया, लेकिन बाल साहित्य मैंने बहुत देर से लिखना शुरू किया और मुझे इस बात का बेहद अफसोस है कि मैं पहले मुझे बाल साहित्य लिखना चाहिए था
और बाद में साहित्य लिखना चाहिए था। लेकिन जो हो गया, खैर मैं अभी निरंतर बाल साहित्य लिख रही हूँ तब से, 2016 से। 2016 में मेरी पहली कृति आई बचपन के आईने से, उसके बाद धूप का जादू आई, उसके बाद माशी की जीत आई, फिर रुनझुन और टिन्नू आई। उसके बाद निरंतर मैं बाल साहित्य, बाल कहानियां लिख रही हूँ, साथ में बाल कविताएं भी लिख रही हूँ। मेरी बाल कविता की भी 2 पुस्तकें आई, बिटिया मेरी गोल मटोल, और एक आई क्या था ना भूल गई। चलो, मेरी 2 कविता की पुस्तकें और 5 कहानी की पुस्तकें आई। अभी अभी जो मेरी पुस्तक, नई पुस्तक आ रही है, किटकिट गिलहरी ने पहना चश्मा, तो ये जो अद्विक प्रकाशन से प्रकाशित लगभग हो गई है, कुछ ही दिनों में हमारे हाथों में होगी। उसकी सब कुछ तैयार हो चुका है, उसका जो मुख पृष्ठ है वो तैयार हो चुका है, और पूरी पीडीएफ तैयार है, सब कुछ तैयार है, बस प्रिंट होनी बाकी है। तो इसमें व्योमा मिश्रा जो हमारे बीच में है, वो अद्विक प्रकाशन से जुड़ी हुई है, प्रूफ रीडर है, और बहुत अच्छा, मतलब मैंने जो महसूस किया, जब इनके बारे में बताऊं थोड़ा सा, जब मैंने महसूस किया, इनसे मैं बातचीत करती थी, तो ऐसे लगता था ये खुद बच्ची है। मैं आई कुड नॉट गेस्ट, सच में मैं अंदाजा ही नहीं कर पाई कि भाई ये इतनी बड़ी होंगी, उम्र में इतनी बड़ी होंगी। और इनकी आवाज से मैंने सोचा भी कोई बच्ची है, कोई 20-22 साल की लड़की है ये। जब आज ये हम रूबरू, जब मैंने इनसे पूछा भी तुम्हारी एज कितनी, तब मुझे पता लगा भाई ये बड़े हैं। खैर, ये हमारे बीच में है, तो बहुत बहुत स्वागत है सभी का। तो अभी मेरा वो आएगा, किटकिट गिलहरी ने पहना चश्मा, तो आप लोग उस संग्रह से आज एक व्योमा मिश्रा के मुख से एक कहानी भी सुनेंगे। खैर, मैं यहाँ साहित्य अंजलि तेरा तुझको अर्पण कार्यक्रम में मुझे आज कहानी पाठ के लिए आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। नीलम राकेश जी कुछ ना कुछ हर बुधवार को जोड़े रखती हैं सबको, हम सबको ऑन व्हील रखती हैं, बच्चों के साथ जोड़ती हैं। और द स्कूल टाइम्स वेब चैनल के जो संचालक हैं अमिताभ मोहन जी, उनके भी बहुत बहुत आभारी हैं हम। वो एक बाल साहित्य के लिए इतना महती कार्य कर रहे हैं कि यह इतिहास बनकर रह जाएगा, मुझे ऐसे लग रहा है बहुत अच्छा इतिहास बनेगा। तो मैं आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत आप लोगों का सबकी आभारी हूँ। साथ ही साथ मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ हमारे साथ जो विद्वत जन जुड़े हुए हैं, या मेरे बाल साहित्यकार साथी जुड़े हुए हैं। अभी आपने कुछ के नाम भी बताए, मैं सभी को प्रणाम करती हूँ, बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। और अब जैसा कि नीलम जी ने कहा है कि मैं अपना कहानी पाठ शुरू करूं, कहानी पाठ शुरू करती हूँ। तो आज मैं एक कहानी सुना रही हूँ। जी, हमारे बीच में उषा सोमानी जी आ गई हैं। उषा जी, आपका स्वागत अच्छा है। जी, राजकुमार वाह निजाल जी भी हमसे जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वाह, बहुत बहुत सभी का बहुत बहुत अभिवादन, सादर अभिवादन करती हूँ। और और मैं, संतोष कुमार जी मथुरा से भी हमारे बीच आ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, बहुत शील बहुत जी, अब आप स्वागत अपनी है। कहानी शुरू करें। हाँ, मैं अपनी कहानी सुना रही हूँ। कहानी का शीर्षक है विजेता नुपुर। नुपुर नाम है लड़की का। विजेता नुपुर। नुपुर बैठी बैठी स्वयं को कोस रही थी। भव्या की माँ पापा भव्या को कितना प्यार करते हैं, वे उसकी पढ़ाई का ध्यान रखते हैं, और तो और उसे घर पर नृत्य सिखाने के लिए गुरुजी भी आते हैं। वह शहर के बड़े विद्यालय में पढ़ती है और मैं सरकारी विद्यालय में। और एक मैं हूँ, एक तो मेरे पापा नहीं है, से मम्मी को मेरी पढ़ाई से चिढ़ हो जैसे। जब भी मैं पढ़ने के लिए किताब लेकर बैठती हूँ तो माँ किताब झटक लेती है और कहती है ना तू पढ़कर बीए कर लेगी, चल घर का कार्य कर। मुझे पढ़ने का बहुत चाव है। फिर माथे पर उंगली टिकाकर कहती है माँ भी क्या करे, वे स्वयं भी तो केवल 5वीं पास है, इसलिए उन्हें पढ़ाई के प्रति मोह नहीं है। वे सोचती हैं कोई ना कोई जीविकापार्जन का कार्य अवश्य आना चाहिए, ताकि समय असमय जरूरत पड़ने पर काम आ सके। जैसे मम्मी को सिलाई आती थी तो आज भी घर का खर्च चला रही हैं। निपुर और उसकी माँ भव्या के मकान में एक कमरे के सेट में किराए पर रहते हैं।
नुपुर की माँ दूसरों के कपड़े सिलाई करके घर का निर्वाह कर पाती है। वह नुपुर को पढ़ाई के साथ साथ घर के कार्यों में दक्ष बनाना चाहती है, पर नुपुर के भाग्य में तो जैसे कुछ और लिखा ही नहीं। उसके पैरों में भगवान ने जैसे मोरों के पैर की थिरकन भर दी हो। वह कमरे में झाड़ू लगाती है तो जैसे लय में चलते हुए, नीचे नलके से सिर पर गागर भर कर लाती है तो ठुमक ठुमक कर, जहां तक कि बर्तन मांजते हुए भी वह पंजों पर खड़ी होकर ट्विस्ट करने लगती है और हाथों को बर्तनों पर लयबद्ध तरीके से घुमाती है। दरअसल नुपुर को नृत्य करना बहुत अच्छा लगता है। दोपहर को एक दिन जब वह सोकर उठी, उसके कानों में वाद्य यंत्र की आवाज सुनाई पड़ी। वह चुपके से नीचे उतर कर आई और झांक कर कमरे में देखा। भव्या नृत्य सीख रही थी। एक उम्रदराज व्यक्ति वाद्य यंत्रों के साथ उसे शास्त्रीय नृत्य की बारीकियां समझा रहे थे। नुपुर चुपचाप सीढ़ियों से उतरकर कमरे के बाहर आकर खड़ी हो गई। जब तक वाद्य यंत्र बजते रहे, अपनी सुध बुध खोए वह बाहर खड़ी थिरकती ही रही। अब तो यह उसका नित्य नियम ही बन गया। उसे नृत्य में आनंद आने लगा। एक दिन भव्या की माँ रानू कुछ लेने कमरे से बाहर निकली तो नुपुर को हूबहूब भव्या की तरह, बल्कि उससे भी बढ़िया नृत्य करते देखकर हैरान रह गई। उसकी लगन देखकर उसने नुपुर को भी अंदर आने के लिए कहा तो वह घबरा गई। मेरी मम्मी को मत बताना प्लीज आंटी, नहीं तो मुझे मार पड़ेगी, नुपुर ने विनती की। अच्छा बाबा, नहीं बताऊंगी, आओ तो अंदर। रानू हाथ पकड़कर उसे अंदर ले आई। नुपुर ने प्रवेश करते ही उन वृद्ध के चरणों में प्रणाम किया और पहली बार वह उनसे ऐसे मिली जैसे वर्षों से उन्हें जानती हो। गुरु के इशारे पर उसने नृत्य शुरू किया तो वे आश्चर्यचकित रह गए। जो कुछ भी वे अब तक भव्या को सिखा चुके थे, नुपुर उसे बहुत अच्छे से कर रही थी। यहाँ तक कि कुछ कठिन स्टेप्स भी वे आसानी से कर रही थी। वाह वाह, उनके मुंह से अनायास ही निकला। नुपुर के लिए गुरु की आंखों में प्रशंसा के भाव देखकर भव्या ईर्ष्या से भर उठी। भव्या ने अगले दिन से नुपुर को सीधे सीधे अपने घर आने से मना कर दिया। भव्या की मम्मी रानू संगीत प्रेमी होने के कारण भेदभाव नहीं रखती थी। रानू नुपुर की माँ सलोनी के पास गई और उसे बताया कि तुम्हारी नुपुर तो बहुत अच्छा क्लासिकल नृत्य करती है। मैं चाहती हूँ कि वह भी भव्या के साथ नृत्य सीखे। आप तो जानती हैं कि मैं उसकी फीस, बस आगे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। तुम इसे मेरे साथ भेज दो। नुपुर अब नृत्य सीखने आने लगी। भव्या को वह फूटी आंख ना सुहाती थी, पर उसका बस नहीं चलता था। आखिर उसने छुटकारा पाने की मन ही मन एक योजना बनाई। वह भी अब कभी कभार ऊपर नुपुर के कमरे में जाने लगी। उस दिन भव्या उसके घर बैठी उसकी नोटबुक देख रही थी। वापस नीचे उतरने पर उसने सीढ़ियों पर तेल बिखरा दिया। गुरुजी के आने का समय होते ही नुपुर जल्दी जल्दी सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी तो फिसल कर धड़ाम से गिरी। जोर की चीख पुकार सुनकर भव्या, सलोनी, रानू, गुरुजी सब दौड़े आए। नुपुर की माँ घबरा गई, उसके हाथ पैर फूल गए, वह जोर जोर से रोने लगी। रानू ने उनका धैर्य बंधाते हुए तुरंत रिक्शा बुलवाया और वे उसे
अस्पताल लेकर गए। नुपुर के एक पैर की हड्डी टूट गई थी। डॉक्टर ने उस पर प्लास्टर चढ़ाया और विश्राम करने को कहा। भव्या मन ही मन अपनी जीत पर इतरा रही थी। उधर गुरुजी समेत सभी उदास थे। नुपुर के चेहरे पर लिपी उदासी देख उसकी मम्मी जब तब रोने लगती। नुपुर नुपुर ऊपर कमरे में लेटे हुए वाद्य यंत्र की आवाज सुनती तो अपने पैरों को हिलाने की कोशिश करती, परंतु उसे प्लास्टर में जकड़ा पाकर उसकी आंखों से आंसू ढुलक जाते। उधर भव्या अकेली नृत्य करती, पर उसकी एकाग्रता नहीं बन पा रही थी। गुरुजी की नजरों ने भव्या की दुविधा को पढ़ लिया था। गुरुजी द्वारा इतना परिश्रम करने पर भी भव्या आगे नहीं सीख पा रही थी। अतः वे निराश हो गए और रानू को कहने लगे कि भव्या की रुचि क्लासिकल डांस में नहीं है, बेहतर होगा आप उसे किसी अन्य शिक्षक से पाश्चात्य नृत्य सिखवाने का प्रबंध करें। गुरुजी नुपुर से मिलने ऊपर उसके घर गए और उसकी माँ सलोनी को बताया कि तुम्हारी बिटिया हीरा है, हीरा। यह तो ऐसे लगता है जैसे जन्मजात नृत्यांगना हो। देखना, एक दिन यह अवश्य ही आपका नाम रोशन करेगी। थोड़ी धूल मिट्टी चढ़ी है, बस उसे झाड़ना है। मैं नुपुर को बिना कोई फीस लिए नृत्य सिखाऊंगा, पर बस तुम देखती जाना। उन्होंने नुपुर को बताया कि सरकार की तरफ से राज्य स्तरीय पारंपरिक भारतीय नृत्य शैली की प्रतियोगिताएं होने वाली हैं। उसमें तुम्हें भाग लेना है। तुम्हें न केवल भाग लेना है, बल्कि यह प्रतियोगिता जीतनी भी है। हमारे पास अभी 3 महीने हैं। यह सुनते ही नुपुर का चेहरा दमक उठा। उसका मन उत्साह से भर गया। गुरुजी के आते ही वह बोल बोल कर कथक नृत्य का रियाज हाथों से विभिन्न मुद्राएं बनाकर करती, चेहरे पर हाव भाव लाने का अभ्यास करती, परंतु पैरों को हरकत से बचाती थी। सलोनी भी बेटी का अब पूरा ध्यान रखती थी। वह डॉक्टर के कहे अनुसार उसे अधिक दूध पीने को देती। 1 महीने बाद डॉक्टर ने एक्सरे करके देख लिया था कि हड्डी ठीक प्रकार से जुड़ गई है। अभी उसे अगले 10 दिनों तक पैर पर वजन नहीं डालना था। इसलिए वॉकर की मदद से वह धीरे धीरे पैर टिकाने लगी और फिर शुरू हुआ नृत्य का अभ्यास। वह सावधानी पूर्वक नृत्य मन लगाकर खूब अभ्यास करती। उधर भव्या मन ही मन आत्मग्लानि महसूस कर रही थी। आखिर जब उससे रहा न गया तो उसने अपनी मम्मी को सत्य से अवगत कराया। उसकी मम्मी ने उसका हाथ पकड़ा और नुपुर के पास ले गई। मुझे माफ कर दो नुपुर, मेरे कारण तुम्हें चोट लगी। मैंने ही सीढ़ियों में, भव्या ने कान पकड़कर कहा। भव्या का हाथ पकड़कर नुपुर ने अपने हाथों में थाम लिया और उसे गले से लगा लिया। आखिर वह दिन आ ही गया। सामने हजारों की संख्या में दर्शक बैठे थे। नुपुर ने मंच पर आते ही मन गुरुजी को प्रणाम किया। हर कोई नुपुर का नृत्य देखकर भाव विभोर हो उठा। नुपुर को राज्य की श्रेष्ठ कथक नृत्यांगना चुना गया। नुपुर के समर्पण, मेहनत, अनुशासन और गुरु के मार्गदर्शन से वह सफल नृत्यांगना बन गई। भव्य, सलोनी, नुपुर, रानू के साथ साथ गुरुजी प्रफुल्लित थे। उन्हें नुपुर की प्रतिभा पर नाज था। तो ये थी मेरी कहानी। बच्चों, आशा है आपको पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत ही प्यारी कहानी, और बहुत सारे हमारे अतिथियों ने भी लिखा कि बहुत सुंदर कहानी, बहुत रोचक कहानी, शुरुआत बहुत अच्छी, अलग-अलग तरह की बहुत सारी प्रेरक कहानी, बेहतरीन प्रस्तुति, बहुत सारी प्रतिक्रियाएँ आई हैं। आप और सच में आपने बहुत ही अच्छे से सुनाई भी, और कहानी ने पूरी तरह से बाँध कर रखा हम सबको। सभी का बहुत बहुत आभार। और इस बीच में हमारे साथ जुड़ गए हैं राजेंद्र श्रीवास्तव जी, राजा चौरसिया जी, सूक्तम कालरा जी, अ, लखनऊ से सुधा आदेश जी, और शाहजहाँपुर पुर से देशबंधु शाहजहाँपुरी जी। आप सभी हमारे बीच हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, और आप सबको कहानी पसंद आई, मुझे भी उतनी ही पसंद आई है। और आपकी कहानी के बाद हम सृष्टि की कविता सुन लेते हैं। सृष्टि, आप बेटा अनम्यूट करिए। और सृष्टि बहुत अच्छी कविताएं लिखती है, बच्चों बड़ों दोनों के लिए, लेकिन आज सृष्टि हमें बच्चों की अपनी लिखी कविता सुनाएगी। स्वागत है धन्यवाद। सृष्टि आपका। आप सभी को पहले मेरा सादर प्रणाम एंड थैंक यू सो मच नीलम मैम, मुझे यहाँ आज बुलाने के लिए। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और कहानी सुन के भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं मेरी कविता सुनाना चाहती हूँ जिसका शीर्षक है एक गौरैया की दास्तां। स्वागत है। जी। डरा डरा कर मुझे चिढ़ा कर मुझे ये उड़ाते हैं, पेड़ काट कर खुद फल खाकर मेरा घर गिराते हैं। तारों में है पंख फंसे, गिरकर चोट मुझे भी आती है। सावन में कहीं पेड़ नहीं और बारिश मुझे भिगाती है। आग जलाकर धुआं उठाकर मेरे बच्चों को मार दिया। एक बार की बात नहीं ये, न जाने कितनी बार किया। तिनकों के बने बसेरे में खुश रहा मैं करती थी। तोड़ उजाड़ा घर जो मेरा, दुख सहा मैं करती थी। घोंसले तुम बनाओगे तो मैं फिर से वापस आऊंगी। साथ मिलकर खेलेंगे, कहीं नहीं मैं जाऊंगी। थम जाएगी जब मेरी कहानी, जब सह न सकूंगी मैं ये यातना, तब मुझ पर कविताएं लिखी जाएंगी और शीर्षक होगा एक गौरैया की दास्तां। और शीर्षक होगा एक गौरैया की दास्तां। बहुत प्यारा सृष्टि, और मतलब पक्षी के दर्द को आपने इतने अच्छे से महसूस करा है, और उतने ही सुंदर शब्दों में आपने उसको अभिव्यक्त भी करा है। आपको बहुत बहुत बधाई। और जी आपने एक और धन्यवाद। बहुत प्यारी सी कविता भेजी थी मुझे, वो भी सुना दीजिए। जी हाँ, हम एक और कविता सुनाएंगे। इसका शीर्षक है वन संरक्षण। स्वागत। आए दिन हम करते आए कुदरत से जो छेड़, उसे देखते नहीं बचेंगे दुनिया में अब पेड़। नई नई सुविधा का हम पर चढ़ता नित ही लोभ, हरे पेड़ के कटने का भी हमें न होता क्षोभ। सघन वनों के वृक्षों का कर हंस हंस कर संहार, पहुंच गई मानव की बस्ती वन तक पैर पसार। खेती करने को जंगल में लगा रहे हम आग, लगता अपने ही विनाश से हमें हुआ अनुराग। एक बार ले काम फेंकते पेड़ों के उत्पात, डिस्पोजेबल ये कर देंगे सारे वन बर्बाद। धरती माँ के वन आंचल को रोज रोज हम फाड़, कह विकास की कीमत इसको लेते पल्ला झाड़। रोके हम पेड़ों का कटना वन का करे बचाव, वरना कुदरत देगी हमको तरह तरह के घाव। बहुत सुंदर सृष्टि, बहुत प्यारी कविता, और बहुत महत्वपूर्ण विषय पे आपने बहुत ही सुंदरता से अपनी कलम चलाई है। आपको बहुत बधाई। जी आपके लिए धन्यवाद। देखिए, अशोक गुप्ता जी लिख रहे हैं कि बहुत सुंदर कविता बेटा। सुधा आदेश जी ने भी लिखा है कि बहुत अच्छी कविता श्रुति। ममता जी लिख रही हैं, एक बेजुबान की व्यथा बहुत सुंदर तरीके से बयां किया अपने बेटे। आदरणीय हुनराज बलवानी जी लिख रहे हैं, सुंदर कविता के लिए सृष्टि को बहुत बधाई। राजकुमार निजात जी ने भी आपको आशीर्वाद दिया है, प्यारी रचना, प्यारी कविता, आशीष। जी ऐसे ही सभी को लिखते रहना धन्यवाद। बेटा, ऐसे जी ही लिखते रहना, और फिर नई कविता लिखोगे तो मुझे भेजना, फिर हम तुम्हारी कविताएं सुनेंगे, और तुम्हारी बड़ों के लिए लिखी कविता भी किसी प्रोग्राम में हम लोग जरूर सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम आमंत्रित करेंगे, अभी हमारे बीच में सजल चित्रांश जी आ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सजल जी। व्योमा मिश्रा जी को आमंत्रित करते हैं। व्योमा जी, आप शील जी की कौन सी कहानी हमें आज सुनाने वाली हैं?
नमस्ते नीलम जी, बहुत स्वागत बहुत है विभू जी धन्यवाद आपका। आपको। नमस्ते शील जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे ये मंच दिया। और अनुभव की कविता की मैं बहुत तारीफ करूंगी, बहुत लयबद्ध तरीके से उसने सुनाया और वो बकायदा पार्टिसिपेट कर रहा है और हर सबको अप्रिशिएट भी कर रहा है और तालियां भी बजा रहा है। वेरी नाइस अनुभव, वेरी नाइस, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और लिखना ऐसे ही और लिखते रहना और सुनाना हमको कविताएं, ठीक है। और सृष्टि तुम्हारी बहुत गंभीर कविताएं हैं, रियली एज के अकॉर्डिंग रियली बहुत अच्छा कर रही है ना। तो अब अपन शुरू करते हैं शील जी की कहानी संग्रह किटकिट गिलहरी जो अभी अधिक से आ रहा है ना, उसमें से एक कहानी ली है मैंने, परी मम्मी, है ना। तो वैसे तो बच्चों को कहानियां सुनाना अच्छा लगता है, बाल कहानियां, लेकिन बड़े भी हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। और मजे की बात, मेरे परिवार से भी एक बाल सदस्य जुड़ा हुआ है, तनिष मिश्रा। उन साहब को जब पता चला कि हमारी बुआ कहानी सुनाने वाली है तो वो भी जुड़े हुए हैं। कहानी सुनने आ तो तनिष गए। मिश्रा जी का भी हम सब स्वागत है स्वागत आपका। करते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटी सी बच्ची की कहानी है। उस बच्ची का नाम है चारू, है ना। अब कहानी सुनाते हैं अपन, ठीक है। 4 वर्षीय चारू अपनी दादी की लाडली पोती थी। वह अपनी दादी को बड़ी अम्मा कहती थी। जब से उसने अपनी बड़ी अम्मा से परी की कहानी सुनी, तब से वह सोते जागते एक ही रट लगाए हुए थी कि उसे परी से मिलना है। वह परी के ही सपने देखने लगी। बड़ी अम्मा ने कहानी में बताया था कि परियां बहुत अच्छी होती हैं। वे बच्चों को बहुत प्यार करती हैं और उनके मन की सब इच्छाएं पूरी करती हैं। बार बार वही कहानी सुनकर शीतल के मन में एक इच्छा बलवती हो गई। उसने तपाक से कहा, मुझे तो परी से मिलना है, बस अम्मा, बस। किंतु वह तो आसमान में बादलों के पार रहती है। दादी ने उंगली से दूर आसमान में इशारा करते हुए कहा। शीतल एक दिन फिर से परी से मिलने का राग अलापने लगी। दादी ने उसे बहलाते हुए कहा, तुम्हारी मम्मी भी तो परी है। नहीं, मेरी मम्मी परी नहीं हो सकती। आप ही ने तो बताया था कि वह बहुत सुंदर होती है। वह गुलाबी रंग की लंबी फ्रिल वाली फ्रॉक पहनती है। उसके हाथ में जादू की छड़ी और सर पर मुकुट सजा हुआ होता है। सबसे बड़ी बात तो उसके चौड़े चौड़े पर होते हैं। मेरी मम्मी के न तो पर हैं और न ही वो आसमान में उड़ सकती हैं। परंतु मेरी भोली बच्ची, मम्मी भी तो परी की तरह तुम्हारी हर इच्छा पूरी करती है। सवेरे जब तुम सोकर उठती हो तो मम्मी तुम्हारे सामने तुम्हारा टूथब्रश और पेस्ट लेकर तैयार खड़ी होती है। जब तुम नहाने जाती हो तो तुम्हारे धुले और प्रेस किए हुए कपड़े तैयार रखती है। तुम्हारे बाल बनाकर तुम्हारे स्कूल के लिए तैयार करती है। जब तुम नाश्ते की मेज पर बैठती हो तो दूध के साथ कभी टोस्ट तो कभी पराठा बनाती है। तुम्हारी फरमाइश पर कभी बनाना शेक तो कभी मैंगो शेक बनाती है ना। तुम्हारे स्कूल बैग में पानी की बोतल और लंच बॉक्स भी रखती है। तुम्हें बस स्टॉप तक छोड़ कर आती है। स्कूल से लौटने पर बस स्टॉप पर तुम्हारे इंतजार में खड़ी होती है। तुम्हें गले लगाकर प्यार करती है, ड्रेस बदलने में मदद करती है, तुम्हारे साथ खेलती है, सोती है, तुम्हारा होमवर्क करवाती है। बताओ, मम्मी परी नहीं है तो क्या है? लेकिन नहीं नहीं, पहले बताओ हाँ कि ना। हाँ हाँ बड़ी अम्मा, परंतु मम्मी उड़ तो नहीं सकती ना, और नहीं जादू कर सकती है। हाँ, उड़ तो नहीं सकती। ओ, थोड़ा गड़बड़ हो गया। कोई बात नहीं, जहाँ से गड़बड़ हुआ वहाँ से दोबारा से सुना दीजिए। हाँ, वो जरा पेज आगे पीछे हो गया। है ना। हाँ हाँ, तब वो बच्ची कहती कि हाँ हाँ बड़ी अम्मा, किंतु मम्मी उड़ तो नहीं सकती ना, और नहीं जादू कर सकती है। हाँ, उड़ तो नहीं सकती, परंतु सभी काम समय पर और इतनी जल्दी करती है, मुझे तो उनके हाथों में ही जादू लगता है। पर दादी, शीतल को संतुष्ट कर पाना आसान नहीं था। उसे तो बस अपनी पिक्चर बुक में पिक्चर जैसी दिखने वाली परी से मिलना था। उस रात को भी वह बड़ी अम्मा से यही कहते कहते सो गई। रात को वह सपने में क्या देखती है कि आसमान में तारे चमक रहे हैं, चंद्रमा शीतल चांदनी बिखेर रहा है। एक काले भूरे रंग के बादल पर सवार होकर एक सुंदर सी परी आ रही है। उसके हाथ में जादू की छड़ी है और उसने गुलाबी रंग का एप्रन पहना हुआ है। परी रानी! शीतल उसे देखकर आश्चर्यचकित हो गई। वह जल्दी से उठकर बैठ गई। वाह परी रानी, आखिर तुम आ ही गई। ठहरो,
मैं अभी आती हूँ। परी ने अपना गाउन उतारकर बादल पर रख दिया, अपनी जादू की छड़ी और मुकुट भी वहां छोड़ दिया। शीतल ने देखा तो देखती ही रह गई। आप तो मेरी मम्मी जैसी लग रही हो परी रानी, सचमुच आप तो बिल्कुल मेरी मम्मी जैसी लग रही हो। अरे क्या बड़बड़ कर रही हो शीतल, हाँ हाँ मैं तुम्हारी मम्मी ही तो हूँ। शीतल ने आंखें मलते हुए सामने देखा। सामने सचमुच उसकी मम्मी खड़ी थी। वह पलंग से उतरकर झट से मम्मी के गले लग गई। बड़ी अम्मा ठीक ही तो कहती थी, तुम ही मेरी परी हो, मेरी परी मम्मी। दैट्स इट। तो ये थी परी बहुत मम्मी की अच्छी, बहुत कहानी। ही प्यारी कहानी। तो रोचक है ही, और आपका अंदाज उसको बयां करने का वो बहुत ही रोचक है। बहुत ही सुंदर धन्यवाद। ढंग से आपने इस कहानी को सुनाया। इसकी प्रस्तुति थैंक बहुत यू, थैंक शानदार यू। थी। सुधा जी लिख रही है, सच माँ परी ही होती है। बहुत अच्छी शिक्षाप्रद कहानी। और ममता जी भी बोल रही हैं कि व्योम जी आपका अंदाज बयां बहुत बढ़िया है। धन्यवाद। और सत्यम कालरा जी ने सृष्टि की कविता के लिए लिखा है कि स्वीटेस्ट कविता, बहुत सृष्टि। और अब हमारे बीच में जो ये नन्हे मुन्ने अर्चित जैन जी बैठे हैं, हम इनकी भी कविता सुनते हैं। अर्चित बहुत अच्छी कविताएं लिखती हैं। और हमारे बीच में मोहम्मद अरशद खान आ गए हैं। अरशद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अर्चित आप अपना माइक खोल लीजिए और अपनी कविता हम सबको सुनाइए। धन्यवाद मैम। मैं अर्चित जैन, कक्षा 7, सेंट पॉल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उदयपुर, राजस्थान से हूँ। मैं सर्वप्रथम नीलम राकेश मैम को आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में शामिल किया। तो मेरी कविता का शीर्षक है किताब। पढ़ाती है तुझे, उसे भूल जाती हो क्यों? पढ़ाती है तुझे, उसे भूल जाते हो क्यों? अपनी ये किताब को भूल जाते हो क्यों? अपनी ये किताब को भूल जाते हो क्यों? जब तुमने पढ़ना सीखा था, जब तुमने पढ़ना सीखा था, तब वो तुम्हारे काम आई थी। जब हम छोटे थे, जब हम छोटे थे, तब उसने हमारा सम्मान बढ़ाया। आज हम बड़े हैं, तो चलो उसका सम्मान बढ़ाएं। आज हम बड़े हैं, तो चलो उसका सम्मान बढ़ाएं। अपनी ये किताब को भूल जाते हो क्यों? किताबों को दोस्त बनाएंगे हम, किताबों को दोस्त बनाएंगे हम, पढ़ने में रुचि बढ़ाएंगे हम। आओ किताबों को दोस्त बनाएं, सबको इनका महत्व समझाएं। आओ किताबों को दोस्त बनाएं, सबको इनका महत्व समझाएं। अपनी ये किताब को भूल जाते हो क्यों? आज वो घड़ी आ चुकी है जब हम उसको संभाल कर रखें। आज वो घड़ी आ चुकी है जब हम उसको संभाल कर रखें, जिससे आने वाले बच्चे को ज्ञान की बातें सीख सके, जिससे आने वाले बच्चे कुछ ज्ञान की बातें सीख सके। अपनी ये किताब को भूल जाते हो क्यों? अपनी ये किताब को भूल जाते हो क्यों? धन्यवाद मैम। बहुत प्यारी रचना, और सचमुच बाल मन को आपने शब्द दिया है। बहुत ही अच्छी रोचक कविता आपने लिखी है। आपके लिए देखिए, राजकुमार निजात जी लिख रहे हैं कि अर्पित जैन शाबाश, बहुत अच्छे से आपने सुनाया है। और इस बीच में हमारे बीच आदरणीय बालकृष्ण गर्ग जी आ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और प्रदीप पालनिया जी भी हमारे बीच में हैं, आपका स्वागत है। और अर्चित आप ऐसे ही लिखते रहिएगा। आपकी पिछली भी सारी कविताएं बहुत अच्छी थी, आज वाली भी बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छा लिख रहे हैं, ऐसे ही करते रहिए। अपनी पढ़ाई से जब भी समय मिले कुछ अच्छा रचिए, और जब भी आप मेरे पास अपनी नई रचना भेजेंगे आपको मौका मिलेगा। आप इस मंच पर आकर के अपनी रचनाएं सुनाइएगा। और आज अच्छा अनुभव, शायद उनके यहाँ तो नेट की आज बहुत दिक्कत थी, तो उनका नेट शायद नहीं काम कर रहा है। पर आप दोनों बच्चे यहाँ पर हैं, और व्योमा जी भी हमारे बीच में हैं, और लेखिका खुद यहाँ पर हैं। तो आप लोग शील जी से जो भी बात करना चाहते हैं, जो भी पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। और उनकी कहानियों पर आप बच्चों की क्या प्रतिक्रिया है वो भी दीजिए। शशि आप पहले पूछिए, आपको क्या बात करना है। यस मैम।
नमस्ते शील मैडम। आपकी कहानी बहुत ही अच्छी थी, बहुत प्रेरणा देने वाली कहानी थी वो। एंड मुझे ये पूछना है कि एज अ राइटर जब अपन लिखते हैं तो अपन मतलब हमें काफ़ी सुनने को मिलता है कि राइटिंग एक साइड करियर है। तो क्या आप सच में इसमें बिलीव करते हैं अपन राइटिंग को एज अ मेन प्रोफेशन नहीं ला सकते हैं? बच्चे, हाँ, सृष्टि, आपने बहुत एक बड़ा, बहुत बड़े बच्चे वाला, बच्चे नहीं कहूंगी, बड़ों वाला सवाल कर दिया। ये लोग तो ना, जो कैरियर बनाते हैं ना राइटिंग में, वो लोग सोचते हैं, इस तरह की बातें करते हैं। बेटा, मैं आपको बताऊं कि अभी जो लेटेस्ट हम देखें, अभी तो बहुत स्कोप है, ऐसी बात नहीं है। हमें मतलब निराशा नहीं पालनी चाहिए कि भी ऐसा कैरियर इसमें नहीं बन सकता, क्योंकि अभी तो पॉडकास्ट पे और स्टोरी टेलिंग का जो बहुत जमाना है कि हम लोग स्टोरी लिख करके खुद एक्ट करें और उसको स्टोरी टेलिंग का वो उसमें परफॉर्म कर सकते हैं। और अपनी किताबें आप देखते हैं कि लिख करके, बेटा हम लोग जो मैं जो अपने एक्सपीरियंस से जानती हूँ ना, वो मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग लिखते हैं, ये सोच करके लिखते हैं कि भाई बच्चों को लेखन से हमारे, हम ये सोचते हैं भाई क्या फायदा है ना। तो हम ये सोचते हैं कि भाई हम सोचते हैं कि देश और समाज की नींव है बच्चे, है ना। और बच्चों को यदि वे पढ़ते हैं, बड़ों की कहानियां या लिखते हैं, पठन पाठन में रुचि रखते हैं, तो निश्चित तौर पर वे लोग अच्छे संस्कार पाएंगे और देश के अच्छे नागरिक बनेंगे। एक तो ये फायदा तो सीधा सीधा है, क्योंकि जब लिखते हैं हम लोग बाल साहित्य, विशेष रूप से बच्चों के लिए लिखते हैं, तो हम उनके स्तर पर जाकर के, उनके बाल मन के अनुसार, उनके मनोविज्ञान पर के हिसाब से, उनकी भाषा के संस्कार बच्चे पाते हैं और वो संस्कारित होते हैं। अच्छे संस्कार हमारी परंपराओं को जानते हैं, कल्पना की उड़ान भरते हैं बच्चे, है ना। तो एक फायदा तो सीधे सीधे ये है कि भी हम लोग अपनी भाषा, हिंदी भाषा और संस्कार, हमारी जो पारंपरिक बातें हैं वो, साथ में ज्ञान विज्ञान की बातें बहुत सारी हम जानते हैं। आजकल तो वैज्ञानिक कहानियां लिखी जा रही है और बच्चे हम हमारी सोच से बहुत आगे सोचते हैं और कल्पना की उड़ान भरते हैं। तो ये सब उनको एक सिर्फ राइटिंग के लिए कैरियर नहीं, अलग अलग डायरेक्शन में भी उनके कैरियर की तरफ वो रुझान बढ़ता बच्चों का। तो एक तरफ से नहीं होता, लिखने के फायदे ही फायदे हैं बेटा। कोई बाल साहित्यकार हम बनते हैं सिर्फ एक पैसे कमाने के लिए नहीं बनते, एज ए कैरियर अगर आपको चुनना है तो अलग से उसके लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, कोचिंग लेनी पड़ेगी, और आपको लिखना, लेकिन लिखते रहने से अपने खुद का भी आत्मोन्नति होती है, हम खुद भी अपना विस्तार करते हैं। ये नहीं है कि लिखना सिर्फ हम दूसरे के लिए ही फायदेमंद है, हमारे खुद के लिए बहुत है। हम लोग पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे, पढ़ना से ज्ञान जो है हमें वो कहते हैं ना, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, जितना भी ज्ञान लें उतना अच्छा है। तो ऐसे निराश होने वाली बात भी नहीं है, आप इसको कैरियर बना सकती हैं, क्यों नहीं। अभी अभी देखिए, अभी उनको मिला, हमारी एक राइटर है, उनको अभी मिला था, अभी पुरस्कार मिला, नोबेल पुरस्कार मिला है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, तो हमें लिखते रहना चाहिए, सतत प्रयास करना चाहिए, है ना। गीता श्री, उनको अभी मिला है उनके उपन्यास पर, उपन्यास पे मिला है। समाधि, हाँ जी, बुकर्स अवार्ड रेत समाधि पे। बुकर्स अवार्ड, सॉरी, बुकर्स अवार्ड मिला था, हाँ सॉरी। शिशि, आपका प्रश्न सच में बहुत गंभीर प्रश्न था, और जहाँ तक इसको करियर के रूप में अपनाने की बात है, कुछ चीज़ें मैं जोड़ना चाहूँगी। इसके लिए आपको जर्नलिज्म का कोर्स करना होगा, और बहुत सारे ये जितने भी आप क्योंकि राइटिंग फील्ड में आना चाहते हैं, तो जर्नलिज्म का कोर्स करके प्रिंट मीडिया के किसी भी हाउस को आप किसी भी रूप में, राइटर के रूप में आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ आपको बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेगी और आपका लेखन
उसमें ग्रो भी करेगा, बहुत उसमें सीखने का भी मौका मिलेगा। साथ में आप फ्रीलांस राइटिंग भी अपना सकते हैं। अगर आप किसी और फील्ड में को अपना मेन करियर के रूप में लेते हैं, तो भी जैसे हम लोग सब लिख रहे हैं, तो वो साइड बाय साइड आपका लेखन तब भी कंटिन्यू रह सकता है। और हमारे बीच में इस बीच में आदरणीय डॉक्टर शकुंतला कालरा दीदी आ गई है। दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और नीना सिंह सोलंकी जी भी हमारे बीच में बहुत देर से है, लेकिन हम देख पाए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है नीना जी। और ममता जी ने बच्चों आप लोगों के लिए एक लिखा है कि अर्चित, सृष्टि और अनुभव आप सभी अपनी रचनाएं मुझे भी दे सकते हैं, यानी ममता श्रीवास्तव जी को भी दे सकते हैं। तो अगर आप लोगों को अपनी रचनाएं भेजनी होगी तो ममता जी का कांटेक्ट हम आप लोग उनसे संपर्क कर सकेंगे और उन तक अपनी रचनाएं पहुंचा सकेंगे। शील जी, अच्छा अभी अर्चित अर्चित आप क्या पूछना चाहते हैं? आप अपनी बात करिए, माइक खोल लीजिए। जी मैम। मैम जब हम कहानी लिखते हैं तो उसको स्टार्ट कैसे की जाए, मेरे को वो पूछना था। हाँ अर्चित, आप कहानी लिखें। देखिए पहले मन ही मन आपको एक प्लॉट बनाना होता है अपने मन में ही, और उसे 2-3 तरीके से लिख करके देखिए आप। जैसे हम कोई भी कहानी है उसको कहीं ना कहीं से तो शुरू करेंगे ना, तो शुरुआत के लिए उसको अब जब 2-3 तरीके से आप लिख करके देखेंगे ना, आपको खुद पता लग जाएगा मुझे मेरी कहानी कहाँ से शुरू करनी है ना। जैसे अभी इसकी कहानी तो बेटा जैसे शुरू करेंगे, आपके मन में अगर कोई कल्पना ने आकार लिया है, किसी कहानी ने आकार लिया है, तो आपको उसको 2-3 तरीके से रीअरेंज करके देखिए। अगर मैं यहाँ से करूं तो कैसा रहेगा, अगर मैं यहाँ से करूं तो कैसा रहेगा। तो कहानी की शुरुआत आपको ये तजर्बे से 2-3 बार करेंगे तो आपको खुद ब खुद आपके मन में कहानी बुनने लग जाएगी। ऐसा ही होता, हमारे साथ ऐसे ही होता बेटा। एक चीज और अर्चित, कहानियों में जो डायलॉग फॉर्म में लिखी जाती है कहानी, उन्हें ज्यादा अच्छा मानते हैं, क्योंकि आप बच्चे लोग उन्हें ज्यादा पढ़ना पसंद करते हैं। जहाँ पे डिस्कशन होता है वो आप लोगों को बहुत देर तक होल्ड नहीं कर पाता है। तो कोई भी कहानी, जैसे अभी मैम की कहानी थी, डायलॉग से शुरू हुई, दादी और पोती के बीच में वार्ता हो रही थी। ऐसे अगर आप डायलॉग से शुरू करेंगे तो कहानी आपको शुरू करना भी आसान होगा और वो रोचक भी जाएगा। और कुछ पूछना है आप दोनों को? व्योमा जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे हमारे अतिथि साहित्यकार से? माइक बंद है। जी हाँ जी शील जी, मुझे तो ये नहीं समझ में आता इतनी सारी वैरायटीज दिमाग में आपके आती कैसे। कहीं आपकी बाढ़ पे कहानियां आ जाती है, कहीं सब्जियों पे कहानियां आ जाती है, और उसके साथ भी इतनी सावधानी कि वो बच्चों के मनोविज्ञान के से मैच करती हुई हो। ये सारा बैलेंस आप कैसे करती है? व्योमा जी ने अभी मेरा जो संग्रह आ रहा है किटकिट गिलहरी, उसमें 14 कहानियां हैं और वो उन्होंने हर एक कहानी पढ़ी है, इसलिए वो ऐसा पूछ रही हैं। और वास्तव में होता क्या है कि ना, जैसे एक सब्जियों वाली कहानी है, रसोई घर में मनी होली। अब होली वैसे तो सब मनाते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना एक बच्चों के लिए ऐसी कहानी दी जाए जिसमें कल्पना की उड़ान हो। बच्चे उससे कल्पना करने सीखेंगे भी, हम भी कुछ ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो कई बार होता है अलग अलग ध्येय को लेकर के, अलग अलग लक्ष्यों को लेकर के हम लिखते हैं। कई बार सोचते हैं भाई किसी कहानी में कल्पना की उड़ान होगी तो बच्चे भी कल्पना की उड़ान भरना सीखेंगे। या कहीं पर हम सोचते हैं भी कोई उद्देश्य हमारे सामने है और हमने ये उद्देश्य को लेकर के एक कथा बुननी है, तो कई बार ऐसे हम उस कथा पर बुनते हैं। अब वो सब्जियों, रसोई घर में मनी होली, अब शुरुआत कहाँ से हुई मैं आपको बताती हूँ कि एक मैं दुकान पर, हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी शॉप है सब्जी और फलों की। वो इतने अच्छे से उसको सब्जी को अरेंज करके रखता है, धो करके साफ करके एकदम, और फलों को इतने करीने से सजाता है कि उस दुकान पे जाते ही मन करता है कि सब्जियां खरीद लो। अब सब्जियां, अब सिर्फ वहां से मुझे वो आइडिया मिला कि कितनी सुंदर दुकान है, कितनी अच्छी लग रही है सब्जियां, रंग बिरंगी सब्जियां। रंग बिरंगी सब्जियों से मुझे ख्याल आया
होली में भी रंग बिरंगे रंग हम खेलते हैं। फिर मुझे ख्याल आया कि सब्जियों के अलग अलग क्यों ना सबको बताया जाए कि कितनी प्रकार की सब्जियां होती हैं। हम 3-4 प्रकार की सब्जियां बच्चों को सब्जियों और फलों से इंट्रोड्यूस कराया जाए। तो ये भी मैंने सोचा, जैसे कहानी बता रही हूँ किस तरह कहानी बनती है। फिर मैंने सोचा कहानी किस तरह बुनूं, मेरी तो समझ में नहीं आ रही है। फिर मुझे लगा कि हमारे घर में बहुत शौक है बच्चों के दादाजी को, वो सब्जियां बहुत सारी भर लाते हैं, फल ले आते हैं बहुत सारे, दादी बुड़बुड़ बुड़बुड़ करती। दरअसल मैं मेरी खुद की यही आदत है, जहाँ सब्जियां देखी नहीं कि मैं दीवानों की तरह टूट पड़ती हूँ सब्जियों। तो मैं खुद मैं दादी हूँ तो मैं बुड़बुड़ करती हूँ, इतना सारी सामान उठा लाते हो, फिर संभालना पड़ता है, ये करना पड़ता है। और हमारी जो बच्चों की मम्मी है यानी कि वो बहुत खुश होती है, वाह जी वाह इतनी सारी सब्जियां आ गई, तो वो करीने से फ्रिज में सजाती हैं। अब फ्रिज में सज भी गई तो मुझे आइडिया आया, अब होली आने वाली थी, तो वो जो पोता होता है वो होली की तैयारियां करता है, दिन भर वो पिचकारी लाता है, तरह तरह के रंग लाता है। तो फिर वो जो है ना वो सोचता है, फिर मैंने कहा अब कहानी कैसी बनाई जाए। फिर मैं सोचती हूँ अब इसको सपना दिखाया जाए। तो वो फिर सपना देखता है बच्चा। सपने में क्या देखता है, वो पहली बार देखता है रसोई में जाकर के, भाई बर्तन क्या क्या होता है रसोई के अंदर, बट लड़के लोग आमतौर पे लापरवाह होते हो, कभी नहीं देखते कि रसोई में क्या क्या होता है। तो वो देखता है कि रसोई में सब्जियां हैं, बर्तन है, चम्मच है, थाली है, और सब्जियां हैं इतनी सारी फ्रिज में रखी हैं। तो फिर वो मैंने कल्पना की, वो क्या देखता है कि वो सब्जियां सारी बाहर आ गई फ्रिज से, और सब एक दूसरे से होली खेलने लगी, घिया सनसनाती जा रही है, तंबूरे की तरह बज रहा है, पेठा बज रहा है, धड़ 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 धड़, और इस तरीके से सबका झांझर की तरह प्लेटें और झांझ की तरह बज रही हैं। तो एक मतलब इस तरह की कल्पना की मैंने, तो वो हैरान होता है ये क्या हो रहा है, मैं तो अपनी होली की तैयारी कर रहा था और यहाँ तो होली हो रही है, यहाँ सारी सब्जियां होली खेल रही हैं। तो मतलब बच्चों को एंटरटेनमेंट, एक मनोरंजन का तत्व भी आ गया इसमें, और साथ में उनको ये सीखना है कि भी हम अपनी उड़ान कहाँ तक ले जा सकते हैं, हम किस तरह से कहानी बुन सकते हैं। ये एक मेरी प्रक्रिया है। तो सवाल का भी जवाब है। हाँ, ये आपके सवाल का जवाब है कि एक तरीका किस तरीके से कहानी फ्रेम हो जाती है हमारे मन में, तो इस तरीके से। बिल्कुल, ये बिल्कुल उस सवाल का ही एक्सटेंडेड जवाब था। और बच्चों आप लोगों के लिए राजकुमार निषाद जी ने लिखा है, बहुत बड़ी साहित्यकार हैं, आप लोगों को कुछ टिप्स देना चाहते हैं। राजकुमार जी लिख रहे हैं, मैं शिवजी से कहना चाहूँगा कि पर चला गया, मैं शिष्य से कहना चाहूँगा कि लिखने के लिए केवल कलम नहीं, उसके लिए समर्पण और चिंतन दोनों की आवश्यकता है, और वह दोनों जरूरी बातें आपके अंदर है। निश्चित रूप से आपके पास वो है जो लिखने के लिए चाहिए, बस उसे आपको निखारना है। और इसके लिए राजेंद्र श्रीवास्तव जी ने जो लिखा है, निरंतर लेखन बहुत आवश्यक है, ये सभी बच्चों के लिए है। जितना आप लिखेंगे और उससे भी ज़्यादा जितना आप अच्छा साहित्य पढ़ेंगे, आपके लेखन में निखार आएगा। और राजकुमार जी अर्चित आपके लिए लिख रहे हैं, अर्पित के भीतर लिखने की बहुत जिज्ञासा है और वह निश्चित रूप से एक अच्छा साहित्यकार बनेगा। तो बस लिखते रहिए, निश्चित रूप से आप लोग बहुत आगे जाएंगे। मैं भी कहना चाहती थी कुछ। मैं ये कह रही थी कि जो अनुभव राज की जो कविता थी ना, बहुत बढ़िया थी। पर्यावरण पे आधारित वो बादल, हवा, बूंदे, उन सबको अपना साथी बनाते हैं, देखो संगी साथी मानते हैं, और किस तरह उनकी संसर्ग में वो बहुत खुश होते हैं। कितनी प्यारी उनकी कविता थी, अनुभव राज की बहुत सुंदर कविता थी, मतलब एक नई हटके हम जो कहते हैं ना। और इसी तरीके से जो चिड़िया की जो व्यथा श्री शर्मा ने जो सुनाई उदयपुर अजमेर से वो बड़ी प्यारी उन्होंने सुनाई, एक ना मन को छूने वाली थी, है ना, मन को छू गई वो कविता उनकी। ये कितनी मतलब हम लोग सोचते नहीं है। इसी तरह से उन्होंने वन संरक्षण पे सुनाई, पर्यावरण को लेकर के, कुदरत से छेड़छाड़, कुदरत से बहुत अच्छी थी कि भोग विलास में और आगे विकास की हम लोग करने के चक्कर में किस तरह से हम जंगल नष्ट कर रहे हैं, तो दोनों की बहुत ही अच्छी थी।
और उदयपुर अर्चित जैन, देखिए आप लोग लिखते रहिए लगातार, सच में बहुत अच्छा लिख पाएंगे, लिखते लिखते ही मंझता है, आप मंझ जाएंगे पूरी। और अर्चित जैन ने पुस्तक का महत्व हमें बताया, पुस्तकों से प्यार करना चाहिए। और तीनों बच्चों ने बहुत हम रंग यहाँ पर लगाया इस आज की कार्यक्रम में, बहुत अच्छी सहभागिता की। और बेटा बस यही है आपका कि लगन से आप लोग लिखते रहिए, लिखते लिखते अपने आप ही आपको पता लग जाएगा कि हम कहाँ पहुंच रहे हैं और कैसे शुरू करें और आगे कैसे बढ़े। और जैसे कि और मेरे बाल साहित्यकार साथियों ने भी बताया कि आप दूसरों को पढ़ें। आज भी आपने कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा। तो इस तरीके से एक्सपोजर रखें, लगातार जुड़े रहें साहित्य से, तो पठन पाठन से ही आप निखार आएंगे और आगे बढ़े। बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने बताई है शील जी, बहुत धन्यवाद आपका। आप 1 मिनट अपना माइक बंद करिएगा, आवाज गूंज रही है, सब लोग लिख रहे हैं। और रेखा लोढ़ा जी, आपका इस पटल पर बहुत स्वागत है। आप का आशीर्वाद बच्चों को मिला। और अगले कार्यक्रम में संतोष कुमार जी हमारे बीच में अभी उपस्थित भी हैं। संतोष कुमार जी की कृति पुस्तकों वाला गांव का लोकार्पण होगा अगले बुधवार यानी 29 जून को। आप सब लोग आमंत्रित हैं, इस कार्यक्रम में जरूर जुड़िएगा। बहुत ही शानदार किताब लिखी है। आपकी 2 किताबों का, एक सजल की किताब और एक कविता की किताब, दोनों का लोकार्पण है। और जिसमें आप सब आएंगे, हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। और लेखक का तो निश्चित रूप से मनोबल बढ़ता ही है। और बच्चे, सृष्टि, अर्चित और अनुभव, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए और बहुत अच्छी रचनाओं से हमें रूबरू करवाया। ऐसे ही लिखते रहिए। बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी ओर से और हम सारे ही जो साहित्यकार यहाँ पे उपस्थित हैं सबकी ओर से। और व्योमा जी, आपने बहुत शानदार ढंग से कहानी का वाचन करा और हम सबको बहुत आनंद आया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। रेखा लोढ़ा, रेखा मैडम ने धन्यवाद, रेखा मैडम को धन्यवाद देना चाहती हूँ मैं। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी कहानी सुनाई, बहुत सुंदर सुनाई। हाँ। तो रेखा जी धन्यवाद आपको बहुत बहुत। और शील जी को एक बात और कहना चाहूंगी कि नॉर्मली एक जैसे एक क्लीशे होता है ना कि त्वचा से आपकी उम्र का पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पे मुझे ये कहना है कि फोन पे मेरी और शील जी की हमेशा बातें हुई, कई बार बातें हुई, लेकिन जैसा उन्होंने कहा कि मुझे पता ही नहीं था कि आवाज से नहीं पता लग रहा था कि क्या एज होगी करके। तो मैंने कहा आज आप एक नया क्लीशे भी शुरुआत कर सकते हैं हम कि आवाज से मेरी उम्र का पता ही नहीं चलता। तो धन्यवाद नीलम जी, आपने मुझे बुलाया और बच्चों में बहुत खुश हुई आज। रियली सबने अच्छा किया। बहुत प्रतिभा है, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत उम्मीदें जगाते हैं ये बच्चे। अर्चित क्यूरियस बहुत लग रहा है। हाँ। बहुत कुछ करने की उसमें आग है, वो कर सकता है, काफी कुछ कर सकता है। रियली अर्चित बहुत उम्मीदें हैं। अर्चित, सृष्टि, आप सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहिए। समर्पण ही आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा। और शील जी, आपका बहुत धन्यवाद। आपने बहुत प्यारी कहानी सुनाई, हम सबको बहुत आनंद आया। और साथ में सभी को यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं अगले कार्यक्रम में 29 जून को लोकार्पण में।